हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महिला क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आपको पता है हम एमपी सेट मैथमेटिक्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने भी महिला क्लासेस से क्वालिफाई किया है या जिसे भी क्वालिफाई किया है जहां से भी आपने कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका जो है अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अब आपका क्या है 30 अगस्त को होने वाला है। जैसा कि आपको पता है डेट में पहले चेंजेस हुए थे, बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एग्जाम की डेट में इस बार कोई चेंज नहीं होगा, 30 अगस्त को ही एग्जाम होगा। तो जिनका हाल ही में एमपी सेट का रिजल्ट आया है, जो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे बट अब श्योर है कि वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो आप क्या है मेरा क्लासेस पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये पेन जो है चल नहीं रहा था, बट अभी ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेहरा क्लासेस पर आज का जो सेशन होने वाला है हमारा यूनिट 4 के होने वाला है। किसका होने वाला है? यूनिट 4 का, जिसमें हमारा वेक्टर कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री वाला पार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। आज उसी के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं कॉनिक से रिलेटेड, कि कॉनिक के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, उससे अलग अलग टाइप किस तरह से पहचाने जाते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, इन सबसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने कोर्स परचेस कर लिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है, जिनका हाल ही में रिजल्ट आया है, आपके पास 2.5 महीने से लगभग ऊपर का समय है। ओके, तो आपको क्या करना है, अब स्मार्टली स्टडी करनी है। सिलेबस से आप फेमिलियर होंगे, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट है हमारी 3 से 4 ऐसे यूनिट लगभग जो नहीं हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। बाकी अगर हम कहें तो 70% सिलेबस हमारा एमपी सेट का ही होता है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो सारा एनालिसिस करके आप फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल भी डिले ना करें आप, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपका एमपी सेट है तो वो सिर्फ एमपी में ही वैलिड होता है ना, नेट की तरह वो अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड नहीं है। और अभी एमपी सेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ओपन भी है, तो आप लोग अच्छे से ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन रिप्रेजेंट। ये जो कोनिक की हमें इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये एक सर्कल है, क्या ये एक इलिप्स है, क्या ये एक पैराबोला है, और दिस इज हाइपरबोला। तो देखिए, मैं पहले तो ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आए होंगे। ओके, तो जो हमारी थ्योरी है उसमें हमने एक चार्ट पढ़ा है, वो चार्ट मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, आई डोंट नो पेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको सबसे पहले वो जो हमारा चार्ट है वो बता देते हैं, कि अगर हमें जो कोनिक होता है उसकी जनरल इक्वेशन किस तरीके की होती है ये देखेंगे। कोनिक की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(x(y) 2 2g(x) 2f(y) प्लस सी इक्वल 0। ये क्या होती है? कोनिक की जनरल इक्वेशन होती है। इस जनरल इक्वेशन से हमें पहचानना है कि हमारा कोनिक किस टाइप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेल्टा के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमारे पास दो कंडीशन आती है। हमारा जो डेल्टा होता है, जो कि बनता है इससे ए जी एच, ये डिटर्मिनेंट होता है इस 3x3 की मैट्रिक्स का।
BF अगर ये डेल्टा हमारा नॉन जीरो होता है तो एक अलग केस बनता है, और अगर ये डेल्टा हमारा ये डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होता है तो अलग केस बनता है। क्या केसेस होते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अब हम चेक करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो गिवन कोनिक है वो हमारा क्या होता है, हाइपरबोला। कैसा होता है, हाइपरबोला। दूसरी कंडीशन, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होता है तो हमारा कोनिक क्या होता है, इलिप्स। क्या होता है, इलिप्स। और थर्ड कंडीशन हमारी होती है कि अगर हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो होता है तो हमारा कोनिक क्या होता है, पैराबोला होता है। ओके, तो हमारा कोनिक क्या होता है, पैराबोला होता है। और हमारी फोर्थ कंडीशन होती है अगर एच स्क्वायर, अगर ए बराबर बी हो जाए, स्मॉल नहीं कैपिटल, बी शुड बी कैपिटल। अगर ए बराबर बी हो जाए और एच बराबर जीरो हो जाए तो हमारा क्या होता है, सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल बनता है। ये कंडीशन होती है जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो इसमें आती है लाइंस की कंडीशन। कैसी कंडीशन, लाइंस की कंडीशन है ना। पहली कंडीशन होती है अगर एच स्क्वायर बराबर नहीं है ए बी के तो हमें मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा, अगर एच स्क्वायर बराबर है ए बी के, स्मॉल नहीं कैपिटल आएगा हर जगह। अगर एच स्क्वायर बराबर है ए बी के तो हमें मिलती है पैरेलल लाइन। किस तरह की लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन। और थर्ड कंडीशन है कि अगर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो हमें मिलती है परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारा क्लासिफिकेशन रहता है कोनिक का, कि कोनिक कब हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, कब इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, कब पैराबोला, कब सर्कल, कब लाइन, कब स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एंड ऑल दिस। इस रिजल्ट पर हमें ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब इसे पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस 2h(x)y मे बी मेरे हाथ की जो स्वेलिंग है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। माइनस 2gx प्लस होता है इसे प्लस 2fy आज प्रॉब्लम क्या हो गई, प्लस c बराबर 0। ये हमारे कोनिक इक्वेशन, इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 4, b की वैल्यू हमें मिलेगी 1। अगर हम 2h को कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू है -4, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। g को अगर हम देखें तो 2g की वैल्यू है -2, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। 2f की वैल्यू कितनी है, -3, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। और c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5। अब हमें ये चेक करने के लिए कि इनमें से कोनिक हमारा क्या है, पहली स्टेप होती है हमारी डेल्टा को चेक करना कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है। फिर हमें चेक करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी को। तो क्या आप इस क्वेश्चन में डेल्टा चेक करेंगे, यस और नो? ऑब्वियसली नो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऑप्शन को साथ साथ में देखते जाना है, ये स्मार्ट तरीका है करने का, क्योंकि कुछ स्टेप्स में हमारा आंसर हमें क्लिक कर जाता है। हम यहाँ पर डेल्टा को जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा ये चेक नहीं करेंगे, बिकॉज अगर डेल्टा जीरो भी होता है तो उसका कोई भी ऑप्शन हमारे आंसर में नहीं है। डेल्टा के जीरो होने पर हमें लाइंस मिलती है, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब नॉन जीरो वाला ही केस अराइज होगा, तो हम यहाँ पर डेल्टा को चेक नहीं करेंगे।
हम डायरेक्ट सेकेंड कंडीशन पर स्विच करेंगे, डेल्टा वैसे भी नॉन जीरो ही होगा, विच इज एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच की वैल्यू है -2, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू है -1। 4 और माइनस सॉरी 4 और प्लस का 1 है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा कितना निकल के आया है 0। कितना निकल के आया है 0। तो जब एच स्क्वायर बराबर ए बी 0 हो जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाता है, तो हमारा इकोनिक क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो तो कोनिक होता है पैराबोला। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी से ये हो गया होगा, सभी को थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है, ये चार्ट आपको याद रखना है। इस चार्ट से ही आपके बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो एमपीपीएससी का फेवरेट पैटर्न है डायरेक्ट रिजल्ट पूछने का, तो ये जो डायरेक्ट कंडीशंस मैंने लिखी है ये आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, कोई डाउट नहीं है। और ये आप इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन हमारे क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल उसी से मैच करती है। वहां एच स्क्वायर माइनस 4RT होता है, यहाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ये ही तीनों कंडीशन होती है वहां पर भी। गुड, बढ़ते हैं आगे की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ये जो चार हमें कंडीशन मिली है, इसेंट्रिसिटी यानी ई किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए हाइपरबोला में आप कहेंगे कि मैम ये हाइपरबोला की अगर कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनती है तो इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो इसेंट्रिसिटी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, कोनिक का पोलार फॉर्म में जाना पड़ेगा। किस फॉर्म में, पोलार फॉर्म में। जैसे मैंने आपको जो इक्वेशन बताई है ये कार्टेशियन फॉर्म है, ऐसे ही कोनिक का क्या होता है, पोलार फॉर्म भी होता है, वो पहले हम पढ़ लेते। ओके, यहां होता है पोलार फॉर्म ऑफ कोनिक। हमारे पास एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस माइनस ई कोस थीटा, ये हमारे क्या होता है, कोनिक का पोलार फॉर्म होता है। किसका होता है, कोनिक का। तो जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म से अलग अलग चीजें पहचानी थी कि वो हाइपरबोला है कि इलिप्स है कि सर्कल है, तो ऐसे ही हमें कोनिक से भी पहचाननी है। तो कोनिक से पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो एल होता है उसको हम बोलते हैं सेमीलेटस रेक्टम। सेमीलेटस रेक्टम। ओके, आर और थीटा क्या होते हैं, हमारे पोलार कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स और वाई होते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्लेन में, क्या होते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट होते हैं। और जो ई होती है उसे बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ये आपने इसेंट्रिसिटी ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो अब हमारा ये जो पोलार फॉर्म है कोनिक का, ये हाइपरबोला होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा या सर्कल होगा, वो सारा इस इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो पोलार कैसा होगा, हाइपरबोला होगा। कैसा होगा, हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो हमारा कोनिक कैसा होगा, इलिप्स होगा। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो कोनिक क्या होगा, पैराबोला होगा। और अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा चार्ट होता है, आपको याद रखना है। लेट मी चेक इट अगेन, है ना, सेक ऑफ कन्वीनियंस में इसको वापस से चेक कर लेती हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, यही कंडीशन होती है। रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि हम रीचेक कर ले, क्योंकि बहुत टाइम से अगर नहीं पढ़ते तो माइंड से स्विच हो जाता है, चाहे मैं हूँ या आप हूँ, हम सभी स्टूडेंट्स ही हैं। तो नहीं, अगर हमारे यूज प्रो में नहीं होगा तो बिल्कुल भूला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो यूनिट्स है वो चाहे हमारी फिर यूनिट फर्स्ट हो, है ना, कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस, चाहे हमारी यूनिट 4 हो जो हम पढ़ रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री, चाहे हमारी यूनिट 3 हो जो कि हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है, ग्राफ थ्योरी है,
तो ये जो यूनिट है आप जानते हैं ये हमारे सेट के सिलेबस में नहीं है, ना नीट के सिलेबस में है। तो हम अगर ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ये यूनिट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं होती है इनका एक्सटेंशन। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के और 1-2 साल हमारी नेट सेट की प्रिपरेशन, हम 3-4 सालों तक इन यूनिट से फेमिलियर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कि अगर आप टीचर, अगर आप प्रोफेसर नहीं है ना, अगर आप प्रोफेसर हैं इस कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी है तो ऑब्वियसली आप पढ़ा रहे होंगे, बट अगर आप नहीं है तो आप खुद से ये नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं होता है। इसलिए ये यूनिट्स स्टूडेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में थोड़ी टफ पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मेमोराइज करने वाला होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लिस्ट बना लीजिए सारे फॉर्मूलाज की, सिर्फ इन यूनिट्स के लिए जो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 15 यूनिट है हमारे पास, तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि 13 से 12-13 क्वेश्चन हर यूनिट में से आएंगे, एवरेज है ना। हो सकता है किसी में एक तो आगे पीछे हो जाए, बट इतने तो आएंगे ही सही। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो हम इतने मार्क्स का रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। तो मेमोराइज करने की कोशिश करिए एटलीस्ट एग्जाम तक तो, ओके। ये जो हमारा रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया है, इस रिजल्ट से अब आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। तो लेट्स डू दिस, लेट मी चेक वन थिंग, चेक कर लेती हूँ। आज सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे चेक कर लेना चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अच्छा ये रफ नहीं होगा, इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1, ये हाइपरबोला की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हम चेक करना शुरू करते हैं। 2/3 की बात करते हैं, विच इज चलिए आप एक एक ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, तब तक देखते हैं पेन भी चल जाएगी। तो 2/3 विच इज ओके। हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक वर्ड मैंने मिस कर दिया, इज नॉट, है ना। हमें देखना है नॉट द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तो ग्रेटर देन 1 होती है, तो जहां पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है वो नॉट हाइपरबोला है। क्या है, नॉट हाइपरबोला है। तो ये कितना होगा, 0.6 समथिंग कुछ होगा, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब पहली ही इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, तो पहली इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। रेस्ट जो 3 ऑप्शन है आप चेक कर लेंगे, तीनों ही ऑप्शन 1 से बड़े होते हैं। √4/3 जो होता है वो भी 1 से बड़ा होता है, साथ ही साथ √12/7 होता है वो भी 1 से बड़ा होता है, और साथ ही साथ 5/2 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होता है। तो ये तीनों हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर ए कांट, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इक्वेशन दी है हमें कोनिक की अगेन, और हमें पहचानना है कि कोनिक क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन है x² + y² माइनस 5xy + 8x माइनस 20y + 15 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो ऑप्शन को देखकर फिर से समझ जाना है कि डेल्टा नॉन जीरो ही रहा होगा, हमें चेक करने की नीड नहीं है। ओके, अब हम बस कंपेयर करके देखेंगे h² माइनस ab को, h² माइनस ab को। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, 2h की वैल्यू कितनी है -5,
तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा यहाँ तो मेरा फेस होगा, सॉरी फॉर दैट, प्रीवियस में भी रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि मैं इसमें यहाँ पर शो नहीं होता है कि मेरा फेस है, इसलिए मैं भूल गई। ए 1 होगा, बी भी 1 होगा और 2h की वैल्यू -5 होगी। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/2 हो जाएगी। यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हम लिखेंगे तो वो होगा -5/2 का स्क्वायर -1 इंटू 1 विच इज 25/4 -1। जो भी आएगा ये कितना आएगा? ग्रेटर देन 0 ही आएगा, 0 से ग्रेटर देन आएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा? ये हाइपरबोला बनेगा। दिस इज अगेन एन हाइपरबोला, क्योंकि ये हाँ 4 ये 3 आएगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हाइपरबोला आएगा हमारा। हमें यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है या फिर टाइम टेकिंग जो कंडीशन होती है वो होती है ये चेक करना कि डेल्टा 0 है कि नॉन 0 है। लेकिन वो हमें तब चेक करना होता है जब आधे ऑप्शन हमारे ऐसे हो जिसमें डेल्टा 0 है और आधे ऐसे हो जिसमें डेल्टा नॉन 0 है। बट यहाँ पर ऑप्शन की फ्रेमिंग ही इस तरीके से है कि डेल्टा नॉन 0 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलिप्स? ये जो 4 इक्वेशन है इसमें से इलिप्स को तो रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे कोनिक के इलिप्स होने की कंडीशन क्या होती है? चार्ट में हमने देखा था कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए तो वो क्या होता है? इलिप्स होता है। क्या होता है? इलिप्स। 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3 है और 2h की वैल्यू कितना है? -8 है। मतलब h की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो यहां पर हमें देखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर -3 इंटू -3 विच इज 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। जो भी है ग्रेटर देन तो 0 मतलब लेस देन 0 तो नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इलिप्स नहीं है, हमें इलिप्स की कंडीशन ये नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में ए क्या है, बी क्या है और 2h क्या है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले ए है 9, बी है 16 और 2h की वैल्यू है 24। 9, 16 और 24, तो यहां से h कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी हम चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9, तो ये भी होगा 144, ये भी होगा 144। तो ये तो 0 आ गया है, मतलब ये भी 0 से छोटा नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इलिप्स नहीं है। बचते हैं सी और डी। सी में ए है 3, बी है 6 और 2h है -5। ए है 3, बी है 6 और h है -5, 2h है -5। एम आई करेक्ट? या तो h कितना हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। h स्क्वायर माइनस ए बी जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? -5/2 का स्क्वायर -3 इंटू 6, तो ये आएगा 25/4 -18। तो ये आ जाएगा 4 -18, सॉरी 24 माइनस, ये इस तरीके से कुछ आएगा विच इज लेस देन 0। ऑब्वियसली बात है 72 बड़ा है तो ये लेस देन 0 आएगा। तो यस दिस इज इंडीड आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कोनिक की इक्वेशन है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है? अच्छा ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, रेफरेंस की बात करते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को। ये 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, मतलब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है और आप इसको चेक करेंगे कि ये किसे रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन।
क्या है क्वेश्चन, द इसेंट्रिसिटी एंड सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द कर्व रिस्पेक्टिवली। ये जो कर्व, ये जो कोनिक दिया है, इसकी हमें सेमी लेटस रेक्टम और इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोनिक की जो इक्वेशन होती है पोलार में, वो होती है एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ई कोस थीटा, वो डिपेंड करता है। जहां पर एल होती है सेमी लेटस रेक्टम, ई होती है इसेंट्रिसिटी, आर और थीटा होते हैं पोलार कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अब हमें जो गिवन इक्वेशन है वो हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन आर इक्वल 8 प्लस 5 कोस थीटा। तो देखिए चेंज किस किस में हो सकता है, चेंज हमारा एल और ई में ही हो सकता है, एल और ई ही वेरी करेंगे, आर और थीटा, थीटा तो एंगल है, लेकिन आर जो है हमारा वो तो रेडियस, वो तो हमारा क्या है कार्टेशियन सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट, तो आर की वैल्यू तो आर ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आर की वैल्यू 2r 5r 6 9 ऐसा कुछ हो जाएगी। तो हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस इक्वेशन नंबर 1 को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए, मतलब ये 8 हमें नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 8, अच्छा 8 से डिवाइड करा है तो 1 अपॉन 8 होगा कोस थीटा। अब इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन स्टार को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता है, एल की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1 अपॉन 8, इसेंट्रिसिटी मिली है 5 अपॉन 8। तो पहले हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन में पहले इसेंट्रिसिटी पूछी है, तो पहले 5 अपॉन 8 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक्साइटमेंट में ऑप्शन नंबर 8 टिक करके आगे बढ़ेंगे, पहले इसेंट्रिसिटी पूछिए, उसके बाद सेमी लेटस रेक्टम पूछिए। ओके चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही आप सोल्व करें। द इक्वेशन 8 अपॉन आर इक्वल 4 माइनस 5 कोस थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पोलर फॉर्म है कोनिक का, और ये डिपेंड किस पर करता है, इसेंट्रिसिटी पर। तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है कि हमारा क्या होगा, एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस या माइनस ई कोस थीटा होता है। हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 अपॉन आर इक्वल 4 माइनस 5 कोस थीटा, तो ये 4 नहीं चाहिए, तो 8 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 अपॉन 4 1 माइनस 5 अपॉन 4 कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन आर 1 माइनस 5 अपॉन 4 कोस थीटा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 5 अपॉन 4 है, तो 5 अपॉन 4 तो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होने पर हमारा क्या होता है, हाइपरबोला। क्या होता है, हाइपरबोला। तो ये जो पोलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ओके क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं, देख लीजिए एक बार। चलिए, if you have any doubt you can ask in comment box. The equation of the directrix of the conic, हमें एक कोनिक दिया है, इसके डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। मैंने आपको कहा है कि कोनिक के दो फॉर्म होते हैं, एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा और एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई कोस थीटा। इस कंडीशन में हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, अब वो क्या होती है वो आप थ्योरी सेशन में देखेंगे। वो क्या होती है, बस 1 को हटाना है और कुछ भी नहीं करना है। उसकी इक्वेशन होती है एल अपॉन आर बराबर ई कोस थीटा, और अगर माइनस है तो एल अपॉन आर बराबर माइनस ई कोस थीटा। बस ये इतना सा ही आपको याद रखना है, ये हमारा होता है। थ्योरी सेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये हमारे कोनिक की इक्वेशन है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है 1 को हटाना रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है वो आप थ्योरी सेशन में बिल्कुल देख लेंगे। चलिए, तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो आप क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। सबसे बड़ा टास्क है कि आर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है
बराबर में 1 है, इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस या माइनस ई कोस थीटा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इस ई को हटाना है हमें। तो ये हमारे कोनिक की इक्वेशन होगी। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 होता है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। यस, बिल्कुल यही होता है। हम इसको एडजस्ट करेंगे, आर 1 माइनस कोस थीटा, ये जो डिवाइड का 2 है इसको 1 के पास मल्टीप्लाई में भेज देंगे और दोनों की साइड चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें मिलेगा 2 अपॉन आर बराबर 1 माइनस कोस थीटा। तो अब इस इक्वेशन बन गई ना हमारे कोनिक की इक्वेशन, देख लीजिए। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने से हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मिलती है, अगर एल अपॉन आर बराबर, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, 1 को हटाना है इस वाले 1 को, चाहे 1 प्लस 1 माइनस ई कोस थीटा हो या 1 प्लस ई कोस थीटा हो। तो बस अब हम इस ई को हटा देंगे, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी 2 अपॉन आर इक्वल माइनस कोस थीटा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं। ओके, कोई डाउट नहीं हो किसी को भी, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी सेशंस हमारे रेगुलर बेसिस पर जारी हैं। बिल्कुल, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्राइस आपको पता ही है, 399 प्राइस है। और बिल्कुल भी इस मौके को जाने नहीं दें। आप जिनका अभी सेट क्वालिफाई हुआ है, जिनका नेट क्वालिफाई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, किसी भी वजह से पुराना नहीं भी हुआ हो, तो उसे समझिए कि आपकी किस कारण से नहीं हुआ है, कौन सी यूनिट है जहां पर आप चूक गए हैं, कौन से वो टॉपिक से जहां पर आप मिस कर दिया है, तो आपको उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम इसीलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेकर आ चुके हैं, है ना। कंप्लीट हो ही चुका है लगभग हमारा यूनिट 4 ऑन गोइंग है, जिसको हम मई में कंप्लीट कर लेंगे। जून से, जो 1 जून है, वहां से हमारे फुल लेंथ स्टार्ट होंगे, है ना। फुल लेंथ हमारे क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं 10 यूनिट के। पहले हमने टॉपिक वाइज कर ली है, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर उसे प्रैक्टिस कर सके। ओके, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।